हेलो दोस्तों, आप सभी को इस प्यारे से YouTube चैनल CWK में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका 10th का एग्ज़ाम 15 फरवरी से है। पहला दिन हिंदी है, दूसरा दिन मैथ है और ऐसे है। आप रूटीन देख सकते हैं जाके। आज हम जय पराक्रम पढ़ने वाले हैं। जय पराक्रम ऐसा चैप्टर है सिर्फ इस चैप्टर को पढ़कर आप बायोलॉजी में फूल ला सकते हैं। नहीं है विश्वास तो हम दिखा देंगे आपको। चलिए पहले माँ शारदे का आशीर्वाद ले लेते हैं। यही आपका बोर्ड एग्जाम में बेड़ा पर लगे, यही समय है, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद यही समय आपका इज्जत बन जाएगा, आपके माता पिता सबका इज्जत। चलिए प्यारे से मोटिवेशन देख लीजिए। आज की पढ़ाई ही आपका कल बदलती है। अगर अभी मेहनत नहीं की तो कल मौका भी नहीं मिलेगा, ये सच बात है। अगर आपने अभी मेहनत नहीं किया, अगर 10th में आपका 80% या 90% जो भी आपका सपना है, अगर उससे कम आ गया तो आप बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाथ पे हाथ धर सकते हैं बस। इसीलिए अभी समय है, मौका है, पढ़ाई कर लीजिए। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट टॉपर पैदा नहीं होता, ये सच बात है। कोई भी स्टूडेंट पैदा नहीं होता। हम भी वैसे ही पैदा हुए हैं, आप भी वैसे ही पैदा हुए। जो टॉपर बनता है वो भी वैसे ही पैदा हुआ है। टॉपर बनने के लिए ना सिर्फ एक ही रास्ता है, नियमित पढ़ाई। नियमित पढ़ाई कीजिए, चाहे आप 5 घंटा रोज क्यों ना पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़ाई कीजिए। आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हैंड राइटिंग भी मैटर करता है। चलिए आज अब हम लोग जय पराक्रम, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग जय पराक्रम पढ़ेंगे, जो 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मानिए, सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा 10th क्लास के विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट। और आप सिर्फ एक सिंगल चैप्टर पढ़कर बायोलॉजी में फूल ला सकते हैं। चलिए हम वैसे कुछ काम करते हैं, प्रूफ के साथ आए। चलिए आप प्रूफ भी देख लीजिए। ये देखिए, दिखा रहे हैं आपको प्रूफ। ये देखिए हमारे पास प्रूफ है। देखिए 2021 में जाके आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। 2021 में सिर्फ इससे 12 ऑब्जेक्टिव आया, सिर्फ इससे 12 ऑब्जेक्टिव आया। देख लीजिए, सिंगल इससे 12 ऑब्जेक्टिव आया, 6 गो शॉर्ट आया, 1 लॉन्ग आया। आपको बनाने अभी बायोलॉजी में 1 ही लॉन्ग है, 1 ही लॉन्ग बनाना है बस। ये तो फर्स्ट सीटिंग हुआ। चलिए सेकेंड सीटिंग में भी देखिए 15 ऑब्जेक्टिव। कितना? 15 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। 1 लॉन्ग अवश्य ही आएगा ही, 1 लॉन्ग आता ही है। और बनाना भी आपको 1 ही लॉन्ग है बायोलॉजी में, समझ लिए, 1 ही लॉन्ग बनाना है। उसके बाद देखिए 2022 में 9 ऑब्जेक्टिव, 5 शॉर्ट, 2 लॉन्ग। देखिए 3 गो शॉर्ट ही बनाना है, 1 लॉन्ग बनाना है। देखिए कितना ज़्यादा पूछा है, सीधे 2 गुना। उसके बाद फिर देखिए सेकेंड सिटी में 14 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। सिर्फ इस सिंगल चैप्टर से आप पढ़कर बायोलॉजी में पूरा ला सकते हैं। इस सिंगल चैप्टर पढ़कर बायोलॉजी का पूरा काम तमाम हो जाएगा। और अब जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ वो पढ़कर आप फुल ला सकते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक हम इम्पोर्टेंट लाए हैं। आप देख लीजिए, लाइव एकदम देख रहे हैं कितना पूछता है इससे। चलिए आप दूसरा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्या चलेगा? जय पराक्रम। आज क्या चलेगा? जय पराक्रम, याद रखिए। चलिए यहाँ से आज जय पराक्रम में 4 वो है चैप्टर। एक है पोषण, श्वसन, परिवहन और एक है पढ़ना है आपको 4। चलिए तब 4 पढ़ना है। पहला शुरू करते हैं। जैव पराक्रम किसे कहते हैं? यह चैप्टर है जय पराक्रम। वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय पराक्रम कहलाता है। जीवों का अनुरक्षण होता है जय पराक्रम। देखिए जय पराक्रम 4 होता है, पोषण, श्वसन, ये सब इत्यादि जय पराक्रम के उदाहरण है। चलिए आज पोषण से शुरू करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? देखिए पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषण जैसे हम खाना पीना खाते हैं, इसी को ही पोषण कहते हैं। खाना खाते हैं, वो पचता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है, इसे ही पोषण कहते हैं। और पोषण जीवों में पोषण 2 विधि द्वारा होता है। जीवों में पोषण 2 विधि द्वारा होता है। पहला एक होता है
स्वपोषण, एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण देखिए किसे कहते हैं, स्वपोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। मतलब इस प्रकार के जो होते हैं ना जीव, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऐसे स्वपोषी का उदाहरण हरे पेड़ पौधे हैं। यही एक है कि हरे पेड़ पौधे। उसके बाद हो गया स्वपोषी किसे कहते हैं। देखिए स्वपोषण वो था, ये है स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। सिंपल है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, जितना आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं हरे, वो स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्या होता है? इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। देखिए क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। जितना हरा पत्ती आपको दिख रहा है उस सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके बाद देखिए परपोषी, पहला खत्म हो गया स्वपोषी, अब दूसरा है परपोषी। देखिए परपोषी किसे कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे हो गया मनुष्य, देखिए वो अपना स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, वो खाना बनाता है या मम्मी बनाती है, दीदी बनाती है, तब लोग खाते हैं। मनुष्य वैसे जानवर हो गया, जानवर को हम खाना देते देखते होंगे, गाय बकरी भैंस ये सबको खाना देते हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि। ये सब जितना हुआ ये सब परपोषी का उदाहरण हुआ। परपोषी किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है, समझे? ये सब याद रहना ही चाहिए। देखिए वो था परपोषी, ये क्या था? देखिए परपोषण। और अब जो आएगा ये होगा परपोषी किसे कहते हैं। देखिए परपोषी किसे कहते हैं। पोषण की वैसी विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। देखिए ये हमारे आहार नाल हुआ, ये हो गया छोटी आंत, बड़ी आंत ये हो गया, और ये हो गया हमारा आहार नाल। उसके बाद देखिए ये हुआ परपोषी का उदाहरण। जैसे ये परपोषी का उदाहरण मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये सब है परपोषी का उदाहरण। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के, ये भी समझ लिए। परपोषण जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषी। याद ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पढ़ा रहे वो सब इंपॉर्टेंट ही छाट के पढ़ा रहे, जो आपके एग्जाम में आएगा निश्चित। हाँ, मृतजीवी पोषण, पहला हम पढ़ा रहे हैं मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। जैसे हो गया गोबर छत्ता को आप लोग देखे ही होंगे, गोबर छत्ता गोबर पर उगता है और उसी गोबर का
पूरा जितना गोबर के पास ऊर्जा भोजन तो वही सब खाकर वो जिंदा रहता है, समझे। गोबर छत्ता ये पेड़ पौधे के कैटेगरी में नहीं आता है, ये मृत जीवी है, समझ गए। ये एक प्रकार के कवक होते हैं। उसके बाद मृत जीवी को अपघटक, देखिए मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है, मृत जीवी पोषण करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते। देखिए जो मृत जीवी पोषण करता है ना वो मृत जीवी कहलाते हैं। अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि पाई। देखिए अनेक कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में मृत जीवी पोषण ही पाया जाता है, उसके बाद परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारे पेट में जोंक रहता है, आप सुने ही होंगे। जोंक वो कीड़ा भी हो जाता है पेट में, वो सब परजीवी के अंदर आता है, समझ के। क्या है कि वो अपना भोजन स्वयं तो नहीं, हमारे शरीर से ऊर्जा लेके हम ही से वो पलता है। इसके बाद हो गया यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल का नाम सुने होंगे, ये अमर रहता है, देखते होंगे जैसे गाछ पे लटका रहता है लत्ती जैसे, उसमें आप बच्चा में झूला भी झूले होंगे, हम तो बहुत झूले हैं, उसी को अमरबेल कहते हैं। अमरबेल भी आता है परजीवी के अंतर्गत, वो भी पेड़ या पौधा या लत्ती नहीं है, वो अमरबेल है, वो परजीवी के अंतर्गत आता है। वो अपना भोजन स्वयं थोड़ी बनाता, वो किसी गाछ में चिपक कर उसी में जड़ उसका, देखिएगा उसका जड़ मिट्टी में नहीं रहता है, उसी गाछ में रहता है, उसी पेड़ पौधे में रहता है, उसी पेड़ पौधे से वो अपना पोषण लेते हैं और उसी से जिंदा रहते हैं। उसके बाद हो गया कई जंतु जैसे गोल कृमि का हम बात करवे किया, जो कीड़ा हमारे पेट में रहता है, जोंक। उसके बाद टेप वर्म, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। उसके बाद परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन, कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में, परजीवी जितना ग्रहण करता है भोजन वो सामान्यतः तरल रूप में पाए जाते हैं, कुछ दूसरे, लेकिन अधिकतर जो होता है ना वो तरले रूप में पाए जाते हैं, उसके प्राणी संपोषी वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं। देखिए प्राणी संपोषी किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या, जैसे अपना हम सब हो गए, मनुष्य हो गया, वो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में खाते, जैसे जंतु खाते हैं वैसे खाते हैं। इस प्रकार अब मनुष्य जो हो गया, जैसे अपना सब हो गया, वो प्राणी संपोषी है। क्या है वो? प्राणी संपोषी है। किसे कहते हैं प्राणी संपोषी? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण समझ जंतु में पाया जाता है, इस प्रकार का पोषण तो जंतु में ही पाया जाता है। जैसे मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी। क्या होगा? मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी देखे होंगे, अपना सब खाते हैं सीधा तरल या ठोस के रूप में खाते हैं। जैसे हुआ बकरी, गाय, ये सब हो गया वही प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। देखिए प्राणी संपोषण करने वाले जीव जो होता है ना प्राणी संभोजी कहलाते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी संपोषी ही पाया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें भी प्राणी संपोषी ही पाया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखिए कोशिका जो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है। कोशिका के समूह को उत्तक, उत्तकों के समूह को अंग और अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं। अंगतंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिला के जीव का निर्माण होता है और विभिन्न अंग तंत्र को मिलाकर जीव का निर्माण होता है। जीव देखिए इसी से बनता है। देखिए कोशिका के समूह से उत्तक बनता है, उत्तक के समूह से अंग और अंग के समूह से अंग तंत्र और विभिन्न अंग तंत्र मिलाकर जीव का निर्माण होता है। विभिन्न अंग तंत्र मिलाकर जीव का निर्माण होता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रिया है सब
पर हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, सब इम्पोर्टेंट है, हम फिर बोल रहे हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं ऑल टू ऑल इम्पोर्टेंट है, सब एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा जो होता है अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत, इसी प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार कर, देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार कर, देखिए CO2 होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश, यही चार रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण किया होगा। इसमें से एक भी अगर कम हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। यह चार अवश्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता, देखिए केवल हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, केवल हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे गोबर छत्ता वो हरे पेड़ पौधे नहीं है, वो हरे पेड़ पौधे नहीं है इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते वो मृतजीवी या परजीवी होते, हम बोले हैं। जैसे गोबर छत्ता देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ना ही पत्ता होता है, इसीलिए उसे मृत जीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल के पौधे में आप देखे कभी पत्ता, अमरबेल के पौधे में पत्ते नहीं होते इसलिए वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करती, इसीलिए वो भी परजीवी हैं, वो परजीवी हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के लिए चार आवश्यक कच्चे पदार्थ, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ना चार रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता। जैसे सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल को पर्णहरित कहिए या क्लोरोफिल कहिए, एक के है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2O, ये H2O मतलब पानी, पर्णहरित क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ये रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद देखिए ये याद रखने योग्य है, याद रखना होगा, ये याद रखने योग्य। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला, देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण को विकिरण, जैसे सूर्य का प्रकाश लेते हैं ये सब लेके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें बनता है भोजन, उसके दौरान जो भोजन बनता है वो स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनने से, देखिए जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होते हैं जो उससे निकलता है वही ऑक्सीजन ही निकलता है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, उसका उत्पाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना जो होता है वो ऑक्सीजन, उसका प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद बोलिए, बाय प्रोडक्ट बोलिए, उत्पाद, वो ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है, ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में हो सकती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है ना केवल दिन में हो सकती है, रात में नहीं। क्यों? क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश मिल पाएगा, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में हो सकती है, क्योंकि रात में तो सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा तो वो प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएगा। हम तो अभी आपको बोले हैं
कि 4 मुख्य चीज़ होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पहला सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल, CO2, H2O। देखिए यहाँ प्रकाशीय मेन है, प्रकाशीय नहीं मिलेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना। देखिए प्रकाश संश्लेषण जब तक नहीं होगा ना तब तक वायुमंडल में जो है ना ऑक्सीजन, अगर प्रकाश संश्लेषण आज बंद हो जाए तो ऑक्सीजन का कमी होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जैसे देखते होंगे दिल्ली में बहुत कम है पेड़ पौधे, जैसे वहाँ का प्रदूषण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ लोग एयर पे प्यूरीफाई लगाने लगे हैं। एयर प्यूरीफाई से बढ़िया होगा पेड़ पौधे लगाना। यह प्राकृतिक एयर प्यूरीफाई है, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। देखिए क्लोरोप्लास्ट एक जगह का नाम है। वह पूरा जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैसे हमारा किचन हो गया, उसी में पूरा खाना बनता है। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना पूरा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, समझ गए हैं। देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। जैसे पत्ता हुआ, पेड़ पौधे का पत्ता, उसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग के। जैसे हरे पेड़ पौधे के पत्ते जो होते हैं ना, पत्ता उसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और हरित लवक जैसे क्लोरोफिल, हरित लवक बोले या क्लोरोफिल, वो प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। बोले हम तो बोलबे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ना ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उससे ऑक्सीजन निकलता है। इसीलिए कहते हैं कि दिन में पेड़ पौधे के नीचे रहना चाहिए लेकिन रात में नहीं, क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसलिए पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोरमा मौजूद होती है। पत्ती है, पत्ती के ऊपर ना छोटा छोटा भूर रहता है, रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। वही पत्ती के बाहरी त्वचा में छोटा छोटा नग से आप उसे देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे ही रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा। इन्हीं रंध्र के द्वारा पत्ती CO2 को ग्रहण करता है। बोले इसी छोटे छोटे छिद्र के द्वारा ना CO2 को ग्रहण करती हैं एवं O2 को छोड़ता है। इसी छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को भी छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उसकी पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल होना चाहिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण में पत्ता कैसा है इस पे निर्भर ही नहीं करता है पत्ता कैसा है, सिर्फ पत्ता में क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए। अगर उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, CO2 है, H2O है और प्रकाश है तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकता है। क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहते हैं? क्लोरोफिल अणु को। क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है ना वो 2 चरण में होता है, 2 पार्ट में डिवाइड है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरण में होता है। पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया, पहला चरण जो होता है वो प्रकाशीय अभिक्रिया पहला चरण में होता है। पहले होता है प्रकाशीय अभिक्रिया तथा दूसरा चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। पहला चरण क्या कहलाता है? पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। चलिए दूसरा, ये अब हम यहाँ से अमीबा शुरू करेंगे। यहाँ से अब क्या हम अमीबा शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से हम अमीबा को शुरू करते हैं, इससे आगे हम अमीबा को पढ़ेंगे। देखिए अमीबा एक सरल समपोषी जीव है। पहले हम बोले थे अमीबा जो है वो प्राणी संपोषी हैं। अमीबा प्राणी संपोषी, वो भी सरल प्राणी संपोषी हैं। यह एक मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। देखिए अमीबा जो होता है ना वो मृदु जलीय मतलब मीठा जल में रहता है और उसमें एक ही कोशिका रहता है, अनेक कोशिका नहीं रहता है, एक ही कोशिका रहता है और वह अनिश्चित
किसी भी आकार का हो सकता है, अपना आकार कैसा भी बना सकता है, वो अपना आकार कैसा भी बना सकता है। इसका आकार कूट पादकों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। यह देखिए अमीबा जो होता है वो कूट पाद के द्वारा ही जो होता है ना अपना भोजन पकड़ता है। यहाँ देख हम आपको दिखाते हैं अमीबा, ये देखिए अमीबा है। अमीबा अपना आकार कैसा भी बदल सकता है, ऐसा देखिए ये कैसा भी बदलता है। और ये इसका कूटपाद है, ये जो दिख रहा है यहाँ सिरा, ये कूटपाद है, इसी के द्वारा भोजन पकड़ता है अमीबा, इसी के द्वारा भोजन पकड़ता है अमीबा। यह कूटपाद है। कूटपाद क्या बोले, यह एक मृदु जलीय मीठा जल में रहने वाला एक कोशिकीय, मतलब इसमें सिर्फ एक कोशिका अनिश्चित आकार का प्राणी है। यह अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपादों के बनने या बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। यह कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। देखिए हम बोले अमीबा जो होता है वो कूटपादों के मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अमीबा वो छोटा जीव है तो वो छोटा ही खाएगा सब कुछ, यही यहाँ पर बोला गया है। अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन रसध्वनि में ही एंजाइम के द्वारा होता है। देखिए अमीबा में जो है ना पाचन वो रसध्वनि में ही हो जाता है एंजाइम के द्वारा। अमीबा का पाचन, भोजन का पाचन रसध्वनि में होता है एंजाइम के द्वारा, रसध्वनि में होता है एंजाइम के द्वारा। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की कोई निश्चित स्थान नहीं होता। मतलब अमीबा हम सब जैसे खाते हैं उसे निकालने के लिए एक निश्चित स्थान, लेकिन अमीबा वो स्थान नहीं रहता है। अमीबा कहीं से भी निकाल सकता है और कहीं से भी खा सकता है, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव है। इसीलिए आप पढ़ते हैं पैरामीशियम, अमीबा से रिलेटेड ये पैरामीशियम वैसा ही होता है। देखिए पैरामीशियम ये एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है। बोले अमीबा जैसा ही ये भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। हम बोले कि अमीबा की तरह भी है, यह सिर्फ प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है, यह याद रखिएगा। पैरामीशियम का जो होता है, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, लेकिन अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। देखिए यहाँ छोटा छोटा रोम जैसा है, इसी को ही कहते हैं अंगक सील, इसी को ही सीलिया कहते हैं, इसी के द्वारा ढका रहता है। उसका पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या खाता है। खाना जो खाता है ना, इसके लिए एक निश्चित जगह होता है इसका, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। जैसे अमीबा होता है कहीं से खा लेता है कहीं से नहीं, लेकिन इसके लिए एक निश्चित जगह होता है पैरामीशियम के लिए, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब जो होगा वो कल अब पढ़ाएंगे। इसके आगे यह 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे 2 पार्ट में। तीसरे पार्ट में हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव, और चौथे पार्ट में इसका लाएंगे हम शॉर्ट और लॉन्ग। चलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटा भी बजा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा भी बजा दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा नहीं लगा, आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। जैसा आपको लगा यह वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। नया वीडियो आएगा और घंटा का भी दबा दीजिएगा, जैसे नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगा। इसका अगला पार्ट हम लाते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या इसके वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा इसका लिंक। चलिए यहाँ तक ही, अब फिर कल से इसका दूसरा पार्ट लाते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम 8 दिन में कवर कर लेंगे, जिसे हम 8 दिन में पूरा पढ़ा देंगे। 8 दिन आप पढ़ कर देखिए कितना नंबर ला सकते हैं। देखिए 2025 का ही बात करते हैं। 2025 में देखिए 13 6 कितना हो गया, 13 6
हो गया 13 6 19 19, इसमें 2 लेकिन एक ही बनाना होता है लॉन्ग में, तो 19 5 24 नंबर सिर्फ एक सिंगल चैप्टर पढ़ कर ला सकते हैं आप। 24 नंबर एक सिंगल चैप्टर, इसीलिए कहते हैं यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ पूरा एकदम रट के जाइए, जैसे आप पी के जाइए। अगर आप लोग को इसका पैनल PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप पैनल PDF लिख कर भेजिए, आपको इसका पैनल PDF पूरा मिल जाएगा। आपको उतारने कोई ज़रूरी नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। लास्ट उसके बाद पैनल PDF आप मेरे व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं, उस पर पैनल PDF लिख कर भेजिएगा, वहाँ से आपको हम पैनल PDF भेज देंगे, जिससे आप आराम से याद कर सकते हैं। पूरा हम आसान भाषा में लिखाए हैं, पूरा एकदम पूरा आसान भाषा में लिखाए हैं। आप आराम से पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।